हेलो। मैं के पवन अपने यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री पे आप तमाम स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप मस्त होंगे, आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। ये जो सेशन है ये 2019 में 2019 में जो क्वेश्चंस आए हैं ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड है। इसमें 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बार बार आपको कहता रहा हूं कि एग्जॉस्टिव स्टडी होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि समय कम है इसलिए इस एग्जॉस्टिव स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदल देना है। और स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और अब वो विद्यार्थी ज्यादा सफल होगा, वो स्टूडेंट ज्यादा सफल होगा जिसने एक रणनीति बनाई है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। और स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपके अंदर एक संकल्पना विकसित होगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस सेक्शन पे हमको ज्यादा जोर देना है, इम्फेसिस डालना है, किस पर कम इम्फेसिस डालना है। क्योंकि आप तैयारी जो है वो स्मार्ट तरीके से करनी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ पास नहीं करना, 450 से आगे जाना है। तो हमारी तैयारी का तरीका होना चाहिए एकदम स्मार्ट तरीका। और इसी स्मार्ट तरीका, आप स्मार्ट कैसे बनोगे, कैसे आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, इसी में मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है। आज जिस जो मैंने एनालाइज किया है, और आप भी इसको किसी पे भरोसा नहीं करना है, आप भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि बिहार बोर्ड का ये पैटर्न रहा है कि पीछे साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं, शॉर्ट नोट भी, ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो हम लोगों की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हु बहू एकदम क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत सारा ऐसा हुआ भी है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हुए हैं। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन 2009 से यानी 2009 से 2020 तक यदि हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं, उस पर अपनी संकल्पना विकसित कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि आपसे 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें मात्र 35 का जवाब देना है। तो मैं आपको पहले भी कहा हूं कि अभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो टेस्ट मैच की तरह है, जिसमें वो बल्लेबाज ज्यादा सफल होता है जो गेंद खेलना नहीं, गेंद छोड़ना जानता हो। तो आपको भी जब आपका एग्जामिनेशन पेपर मिले तो आप हर एक क्वेश्चन को देखना है, 17 क्वेश्चन को देखना है। उसमें ज़्यादा अपनी काबिलियत साबित नहीं करनी है कि हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना रहे हैं। जहां भी हम फंसे उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। हमारे पास एक दो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 35 ऑप्शन हैं। आप 35 क्वेश्चन को ओमिट कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आप फिर भी 35 नंबर 100% एक्यूरेसी दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा खेल स्ट्रैटेजी का, कंसंट्रेशन का है, और इसी पर ध्यान देना है। और ये स्ट्रैटेजी, कंसंट्रेशन आपके रेगुलर मेहनत से आएगा, आपकी रेगुलरिटी से आएगी, आपका एनालाइजिंग पावर से आएगा। आपको ये एनालाइज करने में हम आपकी सहायता करेंगे। जैसे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 का। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जहां कंट्राडिक्शन है, हर बार वो तो होगा नहीं, फिर भी हम लोग उसको
देख करके चलेंगे, समझ के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आप मार्केट में बुक्स देख रहे हैं या टीचर के बीच भी मतभेद रहा है, तो हम लोग एक संकल्पना विकसित करेंगे और पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। देखिए, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं सीधे सेशन पर लौटता हूं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। कंसंट्रेट योरसेल्फ, एकदम कंसंट्रेशन रखना है, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी कीजिएगा तो विकेट गिरेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बनाए रखना है। टेस्ट मैच में वो बल्लेबाज सफल होता है जो कंसंट्रेशन बनाए रखता है और खराब गेंद का इंतजार करता है। ये नहीं कि आया ए बी सी डी मार देना है, नहीं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, अपने नॉलेज को जो आपके पास है उसको रिकॉल करना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यूरासिल इज रिलेटेड टू। यूरासिल किससे रिलेटेड है? आरएनए से, डीएनए से, दोनों से, नन ऑफ दीज। अब तो ये जानना है यूरासिल है क्या। आरएनए, डीएनए ये सब तो आपको पता ही होगा। यूरासिल नाइट्रोजिनस बेस है। आपने पढ़ा है पायरिमिडीन, प्यूरिन, पायरिमिडीन के साथ प्यूरिन जुड़ता है, प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन जोड़ता है, बेस पेयरिंग होता है। और आपने पढ़ा है कि आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता। डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, लेकिन यूरासिल नहीं होता। यूरासिल किस में होता है? आरएनए में होता है। और यूरासिल में नहीं क्या होता है? तो यूरासिल में सॉरी यूरासिल में क्या नहीं होता है? तो यूरासिल में यूरासिल में यूरासिल नहीं कहां होगा? तो यूरासिल आरएनए में होगा, ठीक है। यहां पर नहीं क्या होगा? तो यहां पे थाइमीन नहीं पाया जाता। उसी तरीके से डीएनए में थाइमीन पाया जाता है, लेकिन यहां पर यूरासिल नहीं होता। सोचिए, इस ऑब्जेक्टिव को अगर इस तरीके से इस संकल्पना विकसित करते हुए यदि आप बना लेते हैं तो सवाल छूटने का बात कहां है। आप ये जानते हो कि डीएनए में क्या है नहीं है क्या। अब यहां इसको रट्टा मार करेंगे कि भाई आरएनए में यूरासिल नहीं है, अगला क्वेश्चन रटेंगे कि डीएनए में आरएनए में यूरासिल है और डीएनए में थाइमीन है। तो ये एक बार संकल्पना को विकसित कर लेना है। तो क्या आंसर हो गया बाबू? आंसर हो गया ए। तो यूरासिल किससे रिलेटेड है? आरएनए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनिज्म इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी फाउंड, या चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखना है, आपको यह देखना है कि ये क्वेश्चन पूछा कहां गया से, कौन वाले सेक्शन से। तो देखिए, ये लोग हम लोग इकोसिस्टम में पढ़े थे, बायोटिक सक्सेशन के बारे में, जैव अनुक्रमण के बारे में। उसमें अलग अलग स्टेज होता है। उसी स्टेज में जब सबसे ज्यादा जो डेवलप स्टेज है, जो बैलेंस स्टेज है, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज। और इस क्लाइमेक्स स्टेज कौन जोन में बनेगा? क्लाइमेक्स कब आएगा? जब सब कुछ बैलेंस होगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा बाबू? संतुलित क्षेत्र या बैलेंस्ड जोन, ठीक है। तो आप अपने नॉलेज को रिकॉल करेंगे या तब बनाएंगे। अगर आप समझ करके बनाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन मैट्रिक्स, ऑन डीएनए मैट्रिक्स। थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि मैंने हिंदी से इंग्लिश गूगल बाबा के सहयोग से किया है, गूगल ट्रांसलेट से किया है, जिसके कारण हिंदी वाले लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। और चूंकि समय की व्यस्तता रही है तो मैंने उसको ध्यान से देखा भी नहीं है, तो इसको इग्नोर किया जाएगा जहाँ कुछ गड़बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे पढ़ना है, डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते, यानी डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपने एक सेंट्रल डॉगमा पढ़ा हो। सेंट्रल डॉगमा क्या करता है कि डीएनए से आरएनए बनता है,
और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अभी जितना पूछ रहा है हम लोग उसकी बात करेंगे। तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को अगर आपको याद हो, या तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन का। तो देखिए ऑब्जेक्टिव तो एक है, लेकिन अगर हमको सेंट्रल डॉगमा याद है तो नेक्स्ट बार अगर पूछेगा कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो हमको पता होगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक और याद करें तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। अगर आपने जो ये ऑब्जेक्टिव आया है इस तरीके से संकल्पना विकसित करते हुए यदि आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने की कोई बात नहीं है। तो आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेरस इज रिलेटेड टू, गर्भाशय किससे संबंधित है? ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित है। माने ऐसे देखेंगे तो देखिए ये यूटेरस किस में पाया जाता है, मेल में कि फीमेल में? तो आसान सा सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने बॉल का इंतजार किया, आइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। यूटेरस कहाँ पाया जाता है बाबू? मादा में, मादा जनन तंत्र में। तो आंसर क्या हो गया? 4th नंबर। देखिए अपने वक्त का इंतजार किया, वक्त दिया, कंसंट्रेशन बनाया, तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आया जो कि काफी आसान है। तो आपको समय देना है, विशेषकर अभी समय दीजिएगा तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा और नंबर भी अच्छा आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन है। कहता है व्हाट कैन बी यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन इन सॉइल। कहता है मृदा में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होना है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना है, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, नेमाटोड्स, वीट प्लांट्स। हिंदी में कहे तो नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजुआ का, नेमाटोड्स का और गेहूं का। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी का, या इसी को कह लीजिए साइनोबैक्टीरिया का। इसका उपयोग हम बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में, हम नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहता है ब्रूवरी इज रिलेटेड टू, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, इट इज रिलेटेड टू सैक्रोमाइसिस। किससे रिलेटेड है? सैक्रोमाइसिस से। ठीक है, ये टेरिडोफाइट, मार्सुपियल, प्रोटोजुआ, इसके बारे में आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहा जाता है? किस रूप में उसका यूज किया जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? तो देखिए यहां बायोलॉजिकल गन कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, माइक्रोपिपेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग आणविक कैंची के रूप में कहते हैं। क्या करते हैं? आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर सीजर? क्योंकि हम डीएनए को, डीएनए इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल्स, अब माइक्रोमॉलिक्यूल है तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वी कैन कट डीएनए। माइक्रोमॉलिक्यूल्स को काटने में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, डीएनए का हम उपयोग कर, सॉरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्वेश्चन कहां से आया? ह्यूमन हेल्थ डिजीज से। कौन सा सेक्शन है? जब हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं,
ठीक है। तो ओपियम, ओपियम अफीम को कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है, देखिए मैं याद कराता हूं बार बार, पापा भर, ऐसे पढ़े पापा भर सोमनीफेरम, आंसर इज देयर, आंसर इज देयर। देखिए अगर आप पीछे वाला सिर्फ रीडिंग, बच्चों की ये समस्या, हर बच्चे की ये समस्या है कि सर पढ़ते बहुत है, याद रह जाता है, तो याद नहीं रहता है। ठीक है, हर बच्चे की समस्या है। सही में आप लोग पढ़ते भी बहुत हैं, ये तो आप ही जानते हैं, और हमसे अच्छा तो कोई नहीं जानता। तो ये हर बच्चे की समस्या, हर बच्चा परेशान है। बेचा मेहनत तो बहुत कर रहा है, आपका आंख दिख रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपका आंख बता रहा है पूरा फूल गया है, चेहरा बता रहा है, तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भूल जाते हैं, अरे तो आइंस्टीन भूल जाते थे, हम लोग किस खेत की मूली है। तो हम लोगों को, अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों का जो ब्रेन है उसको आप 3 भाग में बांट सकते हैं, और ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ऐसे भी आपने सामान्य रूप से सुना होगा कि हम लोगों में पीछे दिमाग होता है। साइकोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि अगर, साइकोलॉजी की भाषा में बात कर रहा हूं, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन अवचेतन मस्तिष्क, इसे कह लीजिए तो छोटा दिमाग में चला जाए, वो लोग टर्म यूज करते, अवचेतन मस्तिष्क में चला जाए, तो वो कभी भी जब आप विपरीत स्थिति में आएंगे तो उसको आप रिकॉल कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि अवचेतन मस्तिष्क में जाएगा कैसे? तो जाएगा जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे। कभी कभी जब आप कठिनाई में पड़ोगे तो वो आ जाएगा, तो इसलिए पढ़ते जाओ, जिस समय जरूरत होगी अब चेतन मस्तिष्क में वो चला गया है, वो आ जाएगा। जैसे आप बस थोड़ा सा भी याद कीजिएगा ना कि ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बस जैसे ही आप देखेंगे ना पापा भर सोमनीफेरम, पापा भर सोमनीफेरम, तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। आप निश्चिंत रहिए, जलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं कि सिर्फ आप पढ़ते जाइए, बत्ती तो जलेगी। खाली कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखना है। यदि आपने ये एक बार भी पढ़ा है तो बत्ती जलेगी, और ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ बत्ती जलना चाहिए, लिखना तो है नहीं। आपके दिमाग में आएगा कि ये बात हम पढ़े हैं, इसलिए पढ़ते जाइए, आंख मूंद के पढ़ते जाइए। अब पढ़ते तो आप हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कहता है व्हाट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन? मल्टीप्लिकेशन दैट मींस एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। या आप किसी जीन को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, 1 से 10 गुना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कौन सा टेक्निक यूज कीजिएगा? एमएमआर का यूज कीजिएगा, पीसीआर का यूज कीजिएगा, एमआरआई का यूज कीजिएगा, इन सभी का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए टर्म को, जैसे एमएमआर, ठीक है, इसको हम लोग मीजिल, मैम्स, रूबेला वायरस ऐसे भी करके रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अब क्या है आप ये समझ सकते हैं, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। या मोर्टेलिटी रेट से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, उसको हम एमएमआर कहते हैं। कि फिर एमआरआई, ये तो जानते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं बहुत माइन्यूट स्केल पर। यदि अंतर देखना हो, सेल के बीच गैप देखना हो, बोन को देखना हो, तो वहां पे हम लोग एमआरआई वगैरह भी कराते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, एक ही इमेज को कई बार, कभी माइन्यूट तरीके से, एक्सरे से भी काफी हाई लेवल का ये सुविधा है जिसका हम उपयोग करते हैं अपने डायग्नोसिस में। एक है पीसीआर, इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई और पीसीआर, दैट मींस पीसीआर इज रिस्पांसिबल फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। तो पीसीआर का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? अगर हमको डिजायर्ड जीन का मल्टीप्लिकेशन करना है तो। ठीक है, तो याद रखेंगे पीसीआर, आंसर इज देयर। कहता है ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसफर कैसे होता है? तो सबसे पहले ये जानना है, देखिए ट्यूबरक्लोसिस वास्तव में बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसका ट्रांसफर एयर के थ्रू, जैसे अगर हम यहाँ हैं, हम खाए, स्पुटम के थ्रू भी जाएगा, अगर हम छींकते हैं तो एयर के थ्रू इसका बैक्टीरिया है जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
कहता है पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? ठीक है, मत्स्य पालन, तो ये जलीय पौधों है, जलीय जंतु है, रेशम का कीट है, लाख का कीट है। तो देखिए यहाँ तो आंसर ऐसे भी एकदम क्लियर दिख रहा है, क्या हो जाएगा बाबू? जलीय जंतु, इक्वेटिक एनिमल्स को ही हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग, पीसी कल्चर, ये सब मत्स्य की को फिशरी कहा जाता है, तो ये सब इसका नाम है। नेक्स्ट है, व्हाट डज ए बायोरिएक्टर प्रोड्यूस अंडर ओपीएम अंडर ऑप्टिमम कंडीशन? बायोरिएक्टर्स कहता है ये एक बड़ा सा बर्तन होता है, बड़ा सा वेसल्स होता है, उसमें हम कोई प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पे सब कंडीशन आप बना सकते हैं, स्पेशल कंडीशन दे सकते हैं जिसके जरिए उस प्रोडक्ट का ज्यादा तेजी से उत्पादन हो सकता है यदि लार्ज स्केल पर है। तो देखिए प्रोडक्ट उत्पादन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के रूप में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ ज्यादा तेजी से कराना चाहते हैं आप, माने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसका ग्रोथ चाहते हैं कि काफी तेजी से एक मिनिमम टेम्परेचर पर हो या जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर हो, तो आप वहां उसका भी ग्रोथ करा सकते हैं। तो और मीडियम भी बना सकते हैं, कल्चर मीडियम भी उस बायोरिएक्टर में उस कंडीशन में ले जा सकते। तो देखिए आंसर आप अभी जो बुक में देखिएगा तो आंसर ए भी है, कुछ सभी भी है। तो आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं, ए भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी। तो ज्यादा और मोर एप्रोप्रिएट आंसर ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सिंपल में लग रहा है कि भाई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन हम यहाँ ऑर्गेनिज्म को भी बायोरिएक्टर में स्पेशल कंडीशन दे करके, यानी स्पेशल कंडीशन पर कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप कर सकता है तो हम बायोरिएक्टर का उपयोग जीव को प्राप्त करने में भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ये कंट्राडिक्शन देखिएगा अभी आसपास जो किताबें उपलब्ध हैं वहां पर ऐसा आप देखेंगे, तो आपको डी आंसर की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए, व्हाट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू ए होस्ट सेल? होस्ट सेल में अगर कोई डीएनए को डालना चाहते हैं तो आप क्या यूज कीजिएगा? ठीक है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु आप किसका उपयोग कीजिएगा? तो आप वेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहां ध्यान से देखना, इसीलिए मैं कहता हूं कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, तभी कंसंट्रेशन लेवल जब हाई होगा तभी आप अच्छा कर सकते हो। यहां पर जैसे ही देखेंगे जीन गन, तो जीन गन का तो उपयोग हम लोग करते हैं कि डायरेक्ट अगर जीन गन से हम लोग प्लांट में अगर चाहे तो डायरेक्ट हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जीन गन का भी उपयोग किया जाता है। अब विशेषकर प्लांट में जीन गन का उपयोग खूब किया जाता है। और माइक्रो पिपेट, फिर आंसर है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपका कंसंट्रेशन भंग हुआ तो जैसे ही आप देखेंगे जीन गन, यहां दिए हुए माइक्रो पिपेट, तो माइक्रो पिपेट दिया हुआ है, आपका मोटो चला जाएगा माइक्रो इंजेक्शन की तरफ। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन की तरफ, तो ध्यान देना है ये माइक्रो इंजेक्शन नहीं है, ये माइक्रो पिपेट है। अब माइक्रो पिपेट का उपयोग हम डिजायर्ड जीन को किसी माने एक्सटर्नल डीएनए को सेल के अंदर डालने में नहीं करते, सेल के अंदर डालने में नहीं करते। एक मिनट जरा मोबाइल को ऑफ कर लिया जाए, सॉरी। चले, तो ये सब अभी जो है आपको ये सब आपके कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए सब, तो अपने कंसंट्रेशन लेवल को बनाए रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने पथ से डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जीन गन। इसकी ओर नहीं बनना है, नहीं तो आप जीन गन तेजी से देखे, इधर देखे माइक्रो पिपेट नहीं माइक्रो इंजेक्शन होगा तेजी से, ये और भी वहां माइक्रो पिपेट है, और माइक्रो पिपेट का उपयोग हम लोग डीएनए के ट्रांसफर में नहीं करते। माइक्रो इंजेक्शन का करेंगे लेकिन माइक्रो पिपेट का नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन गन। उसके बाद कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ
इन ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन एट पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कहता है अगर किसी निश्चित जगह पर निश्चित समय में जीवों जितना जीव मर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जन्म नहीं लिया है, डेथ हो गया है। What is the number of death in a particular population at a particular time and place is called mortality। क्या कहते हैं? mortality। अतः पॉपुलेशन के डिफाइन करने में तीन बातों का ध्यान रखना। एरिया इज फिक्स्ड, यानी प्लेस इज फिक्स्ड, टाइम इज फिक्स्ड एंड स्पीसीज इज फिक्स्ड। तो स्पीसीज भी फिक्स्ड है और डेथ कर रहा है तो क्या हो गया? MMR, मोर्टेलिटी रेट, इसको हम लोग मोर्टेलिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है फॉर क्विक एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम डिजीजेज वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग? एलिजा, कल्चर, केमिकल्स, एनालिटिक। याद देंगे। देखिए पहले जो ट्रेडिशनल था, कन्वेंशनल मेथड था, उसमें बीमारी का या डिजीज का पता तब चलता था जब हम लोग उस डिजीज का कंसंट्रेशन लेवल, उसका पैथोजेन का कंसंट्रेशन लेवल आप में काफी ज्यादा हो जाता। यानी कोई भी डिजीज है उसका दो पीरियड होता है, एक को कहते हैं विंडो पीरियड, एक को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। माने हर डिजीज का सब का अंतर होता है। जैसे कोई बीमारी है सामान्यतः डिजीज होता है कि इनक्यूबेशन पीरियड कम होता है, अब विंडो पीरियड होता है, किसी का इनक्यूबेशन पीरियड ज्यादा होता है। इनक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि जब बीमारी आपको है लेकिन लक्षण माने सिम्टम्स आर नॉट अपीयर्ड, सिम्टम दिखते नहीं है लेकिन बीमारी है आपको, यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज बट सिम्टम्स आर नॉट अपीयर्ड, देन यू आर इन इनक्यूबेशन पीरियड। दूसरा विंडो पीरियड। विंडो पीरियड कब कहेंगे? जब बीमारी भी आपको है, सिस्टम्स आर अपीयर्ड। तो पहले का जो टेक्निकल, जो पहले का जो कन्वेंशनल टेक्निक था, हम लोग बीमारी को तभी डायग्नोज करते थे जब सिम्टम दिखने लगता था और कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता था। अब ऐसे ऐसे टेक्निक है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक कहते हैं, आणविक निदान कहते हैं। उसमें हम लोग जब बीमारी जो पैथोजेन है उसका कंसंट्रेशन लेवल आपके अंदर काफी कम है, फिर भी कंसंट्रेशन लेवल काफी कम है, फिर भी आप उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा टेक्निक है? टेक्निक है एलिजा। कौन टेक्निक है? एलिजा टेक्निक। इंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसआई, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। माने एलिजा टेक्निक इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए अभी कोरोना में भी इस टेक्निक का बड़ा यूज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है ए कैप लाइक अ स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ मैच्योर स्पर्म, व्हाट इज इट कॉल्ड? कहता है कि एक्रोसोम के ऊपर, एक्रोसोम समझ रहे, सॉरी जो स्पर्म है उसके ऊपर, स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर ये टोपी के समान जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम, याद रखना है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, gynoecium is made up of, gynoecium is the female part of the flower, it is made up of a stigma, a style and ovary। gynoecium आप पढ़े हैं, इसी के यूनिट को हम लोग कार्पेल, पिस्टिल ये सब पढ़ा है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके अंदर ओवरी। तो गाइनेशियम किस किस चीज का बना है? स्टिग्मा भी रहेगा, स्टाइल भी रहेगा, ओवरी, ओवरी भी रहेगा। ठीक, चलिए तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कहता है इन ईस्ट रिप्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू, ईस्ट में रिप्रोडक्शन की क्रिया किसके थ्रू होती है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ईस्ट में बर्डिंग के थ्रू, मुकुलन के थ्रू होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बर्ड बनता है, फिर यहाँ का न्यूक्लियस यहाँ चला जाता है, फिर दो भागों में बट जाता है, और चूंकि ये यूनिसेलुलर है
दो भागों में बढ़ जाएगा और नए सेल्स का निर्माण होगा। सेल्स ही नया ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है टाइचिंग is a variety of which of the following? टाइचिंग वन, टाइचिंग ये एक चैप्टर है हम लोगों को पढ़ना, खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति, जिसमें हम लोग हाइब्रिड प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, हाइब्रिड सीड के बारे में पढ़ते हैं। उसी में से एक है ताइचुंग। ये किसकी किस्म है बाबू? इसकी किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। सिकल सेल एनीमिया इज विच टाइप ऑफ डिजीज? ठीक है, सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है? तो देखिए ये तो है सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिकल डिजीज है, लेकिन जेनेटिकल डिजीज भी एक सेक्स लिंक्ड होता है। और माने क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, अगर वो डिजीज का जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है तो उसको हम लोग सेक्स लिंक्ड डिजीज कर रहे हैं। और ऑटोसोम कह रहे हैं जिसका जीन काई का गुणसूत्र पर या आइटोसोम पर होता है, तो ये किस पर है? ऑटोसोम संबंधित। ये देखिए, ये इसमें भी एक बात है, देखिए यहाँ ऑटोसोम संबंधित ही देना है। यहाँ पर देखिए ये बात सही है कि ये सिकल सेल एनीमिया होगा तो हमारा बहुत सारा मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इट इज ए ऑटोसोमल, दैट इज इट इज द एप्रोप्रिएट आंसर। एप्रोप्रिएट ज्यादा बेस्ट आंसर यही है। और आप किस किताब में देख भी सकते हैं कि मेटाबॉलिक कार्य संबंधी रोग है, तो याद रखना है ये आपको आंसर क्या मानना है? ऑटोसोमल डिजीज है। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिक रेट तो गड़बड़ाएगा ही ना, मेटाबॉलिज्म तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। ठीक है, किसी किसी किताब में लिंग संबंध, ये सब गलत बात, जो क्या रखना है? ऑटोसोम। नेक्स्ट है क्राई वन कंट्रोल्स व्हाट? कहता है क्राई वन एबी किसे नियंत्रित करता है? कहां से क्वेश्चन है? चैप्टर को रिकॉल करेंगे, चैप्टर कहां हम लोग पढ़े थे ये। तो देखिए हम पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग एक बैक्टीरिया था बैसिलस थुरिंजिएंसिस, उससे उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता था जिसको हम लोग क्राई प्रोटीन कहते थे। और उस क्राई प्रोटीन की खासियत थी कि वो इनएक्टिव स्टेज में उस बैक्टीरिया में होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस में, लेकिन उसी प्रोटीन को यदि पार्टिकुलर कीट में डाल दिया जाए तो उसके इंटेस्टाइन में वो पोरस बना देता था, जिससे उस इंसेक्ट की मौत हो जाती थी। तो हम इसके इसी प्रॉपर्टी को जीन का लेते हैं और इसको ट्रांसफर कर देते हैं और पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट प्राप्त करते हैं। तो ये जीन अलग अलग तरह का है। अगर एनसीईआरटी अगर देखेगा, ध्यान से देखना है, 1AB है तो ये किसका करेगा? कॉर्न छेदक को, कॉर्न बोरर को। अब थोड़ा सा मिस्टेक है, माने थोड़ा सा अंतर है, क्राई 2 एबी क्रॉन सॉरी क्राई 1 एसी, ये दोनों किसको करेगा? तो ये करेगा कॉटन बॉल वर्म को। किसको करेगा? कॉटन बॉल वर्म को। तो याद रखना है ये क्राई 1AB है, अगर एसी रहेगा या 2AB रहेगा तो किसको करेगा बाबू? तब करेगा कॉटन बॉल वर्म को। लेकिन अगर ये क्राई 1AB है तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? कॉर्न बोरर। ठीक है, ये छेद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। एमपीआर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट? कहता है एमपीआर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? देखिए ये तो रोग से विकसित करता है, लेकिन यहां पर सबसे एप्रोप्रिएट आंसर देखिए, हम लोग एंटीबायोटिक में इसको इनहेल कर देते हैं, जो हम लोग प्लाज्मिड वगैरह यूज करते हैं उसमें, ताकि पार्टिकुलर उस एंटीबॉडी से वो रेसिस्ट कर जाता है। तो आंसर इस पे प्रतिजैविक की ओर जाना चाहिए। किसी किसी किताब में आप देखेंगे रोगाणु से भी दिया है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक माइस कैन बी यूज्ड फॉर? कहता है ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो हम लोग आजकल ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण कर ही रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि वैक्सीन का सुरक्षा, वैक्सीन हमने बनाया उसकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या है ये देखने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ यहां पर
एंटीबायोटिक का खुराक भी, अगर कोई एंटीबायोटिक आपने बनाया है और उस एंटीबायोटिक को यूज करने से पहले उसका टेस्टिंग आप ट्रांसजेनिक चूहों पर, ट्रांसजेनिक एनिमल पर हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये उर्वरक क्षमता की प्रभाव हेतु, देखिए ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। अब जैसा हम सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो हमको जाना चाहिए इस पे, इन सभी में किसी किसी बुक्स में मैं आपको सावधान भी कर दे रहा हूं कि आंसर यहां दिया हुआ है, ठीक है, कि वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। तो जब हम वैक्सीन की सुरक्षा की जांच करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग इसका भी जांच करने में, माने प्रति जैविक का कितना डोज मिलना चाहिए, डोज के टेस्टिंग में भी, क्योंकि देखिए कोई भी दवा बना तो उसकी मात्रा, डॉक्टर और कंपाउंडर में ये अंतर होता है। आजकल देखिए कोई भी है, आप मेडिकल शॉप पे जाइए, आप जिस चीज का दवा मांगेंगे वो आपको दे देगा, क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज सीमित है। एक बात है, वही आप डॉक्टर के पास जाइए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास, और अगर आप आंख वाले के पास चल गए हैं, कान का दवा मांगेगा तो वो नहीं देगा, वो लिखेगा यू आर रेफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो भी है रिलेटेड। आपको लगेगा कि अरे वो आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है, एमडी, एफआरसीपी, एमआरसीपी, क्या क्या कितनी बड़ी डिग्रियां, कितने बड़े देश से कहां से लौट के आया है, और ये आंख वाला है, हम कान वाला मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है। इससे अच्छा हमारा वो शॉपकीपर है जो हम जाते हैं, कुछ भी कहते हैं, आंख मांगते हैं, कान मांगते हैं, कान की दवा मांगे, माथा में दर्द की दवा मांगे, जिसका सिर में दर्द की दवा मांगे, उल्टी होने का, उल्टी बंद होने का, जो दवा मांगे वो दे देता है। तो आपको लगता नहीं है कि वो डॉक्टर जो 10 साल 15 साल पढ़ाई किया वो तो बेकार है? तो देखिए जो कहता है ना, वृक्ष बड़ा हो जाता है, फल से लद जाता है तो वो झुक जाता है। तो जो बड़े लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास ज्यादा नॉलेज है। ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब वो हर जगह अपना एक्सपीरियंस दिखाते रहेगा कि देखो हम तो ऐसा कर दिए। तो यहाँ भी वही बात है, उसके लिए जो शॉपकीपर है, लिटिल नॉलेज है, उसको ये नहीं पता कि अगर नीमेसुलाइड मैंने यूज किया है, अगर दर्द है माथे का, दर्द है का, वो नीमोसुलाइड का भी पार्टिकुलर ग्रुप किस केस में यूज किया जाता है। क्या हम, जैसे आप किडनी से कोई रोग से पीड़ित हैं, अलग नीमोसुलाइड्स का यूज करना है, वहां अलग है, सबका कंपोजिशन अलग होता है, लेकिन वो इसलिए भी जाता है, दर्द है ये दवा डाल दो, उसका साइड इफेक्ट एक तरफ बन रहा है, एक तरफ। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, नीम हकीम खतरे जान, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, एम्प्टी वेसल साउंड मच, ये सब ध्यान देना है, ठीक। तो इससे आगे की ओर बढ़ना है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते थे कि सिर्फ कोई कहते का नहीं ना मान लेंगे, तो अब वैक्सीन के जांच के लिए हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक के डोज के लिए भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो हम डी आंसर की ओर जाएंगे। चलिए, एसएल मिलर इज रिलेटेड टू, एसएल मिलर किससे संबंधित है? क्वेश्चन कहां से बाबू? इवोल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से, जिसको हम लोग ओपेरिन हाल्डेन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कैसे इवोल्यूशन हुआ, एकदम साइंटिफिक प्रूफ पहली बार इन्हीं लोगों ने दिया था, ठीक है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट 26, ड्रायोफिथिकस वाज मोर सिमिलर टू, ड्रायोफिथिकस किससे मिलता है? तो इस ये ड्रायोपैथिकस हमारे ऐप के करीब है, किसी किसी बुक में आप देखेंगे, किसी किसी यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, गोरिल्ला का कहा देगा, चिंपांजी का कहा। तो एनसीईआरटी जो लिख दिया उसका कोई काट नहीं है, आप एनसीईआरटी में पढ़ो ऐप के, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज बी लिम्फोसाइट फॉर्म्ड? बी लिम्फोसाइट्स कहां बनता है? तो बी लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। ऐसा आप जानना चाहिए, थाइमस कहाँ है, रक्त किसको, लिम्फ सेल, ठीक। मैं थोड़ी सी तेजी लाया हूं कि भाई कहीं आपका कंसंट्रेशन न लूज हो जाए, ठीक है, क्योंकि पिछले लगभग 30-40 मिनट से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। फिर कहता है आरएनआई इज यूज्ड इन बीज प्लांट टू कंट्रोल जर्म्स। सबसे पहले ये जानना कि भाई ये आरएनआई है क्या, तो पूरा नाम याद रखना है। आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, आरएनए मैसेज ले जाने का काम करता है प्रोटीन बनाने के लिए। अगर वो प्रोटीन पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैसेंजर आया,
वो मैसेंजर को ही आरएनए इंटरफेरेंस व्यतिकरण के द्वारा बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसके कन्फर्मेशन को ही चेंज कर दे सकते हैं। तो ये मैसेज ही नहीं आएगा। मैसेज जब नहीं आएगा तो वो काम जो वो करने आया था वो कर नहीं पाएगा। तो ये कहां पर देखने को, ये कहां पर आरएनए टेक्निक का यूज है? तो हम तंबाकू में इस आरएनए टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोग रोगाणुओं को नियंत्रित किए हैं, कर सकते हैं। देखिएगा ये इंटरफेरेंस, देखिए मैसेज को अगर इधर उधर कर दिया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। यदि आप लोगों में से किसी ने 3 इडियट फिल्म देखी हो तो याद करें वो सीन जब एक मैसेज पूरा सा हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। जब मंत्री जी आए होते हैं और एक रट्टू सुग्गा को पढ़ना होता है मैसेज को, और उसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जो उसने सोचा था कि लोग मेरी बड़ाई करेंगे, लत्तम जुत्तम सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ भी मैसेज ही, जॉन मैसेज ला रहा है, बाय द वे वो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी का है। हम इस मैसेज के ही कंफर्मेशन को इस विधि द्वारा चेंज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये ऐसा हम काम कहां कर रहे हैं? तंबाकू में। नेक्स्ट, एमंग प्लांट्स एम्फीबियंस आर रिलेटेड टू। ये तो बहुत पुराना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हम लोग किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि इसके सर्वाइवल के लिए वाटर नेसेसरी है, रहना चाहिए। तो What types of gametes are usually present? फिर एक आसान सा क्वेश्चन है, इंतजार करना है। देखिए वो वक्त आया जब आसान सा क्वेश्चन हमको मिल रहा है कि गैमेट्स क्या होता है। यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इट इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, कभी चेंज ही नहीं होगा। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे कोई भी हो। तो क्या होगा? गैमेट हैप्लॉइड होता है। चलिए नेक्स्ट, कहता है थोड़ा सा आवाज, थोड़ा अगल बगल में साउंड हो रहा है जिसके कारण। चले नेक्स्ट, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता के केस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता, ये पहला नियम का एक्सेप्शन है। मेंडल कहता है कि जब दो कैरेक्टर होगा, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट उपस्थित होंगे, दो कंट्रास्टिंग फैक्टर प्रेजेंट होंगे, तो एक दिखेगा दूसरा ना दिखेगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, माने जो कहा हुआ नहीं, इनकम्प्लीट हुआ लेकिन खूब नहीं हुआ। जैसे आप अगर मिराबिलिस जाल्पा का व्हाइट फ्लावर को और रेड फ्लावर के बीच हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन में पिंक कलर का फ्लावर होता है। ये पिंक कलर इन बिटवीन द व्हाइट एंड रेड फ्लावर, तो इसी को कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक बोथ रेशियो आर सेम, दैट इज 1:2:1, 1:2:1। किसी किसी बुक में आप ये सब देखिएगा, कुछ नहीं हड़बड़ाना है, एकदम सही स्थान पर आना है, सही नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक, चलिए तो 1:2:1। नेक्स्ट, लैक ओपेरॉन रिप्रेजेंट। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। पहले के सिलेबस में दो पढ़ना था, इंडिसिबल और रिप्रेसेबल, दो टाइप का सिस्टम ओपेरॉन पढ़ना था हम लोगों को, लेकिन अभी के सिलेबस में मात्र एक है, लैक ओपेरॉन। इट इज इंडिसिबल जीन मैकेनिज्म। देखिए दो तरह का होता है जीन को रेगुलेटरी। एक ओपेरॉन होता है जिसमें बाहरी प्रोडक्ट आकर के रिएक्शन को चालू कर देता है, तो बाहर आया, इंड्यूस किया, तो उसको इंड्यूसिबल कहते हैं। एक रिप्रेसर होता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वही जाकर के जुट जाता है, प्रक्रिया को रिप्रेस कर देता है, तो उसको हम लोग रिप्रेशर जीन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये इंड्यूसिबल है। जैसे आप सीधा समझिए, अभी जैसे कोई यहाँ इमली लाएगा, देखिए हमें चेंज हो जाएगा, लार आने लगेगा। तो इमली बाहर से आया तब ये फेनोमेना दिखा, ये क्या हो गया? इंड्यूसिबल। तो यहाँ भी लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल
इंडिसिबल मैकेनिज्म, जीन मैकेनिज्म, ठीक है। अनुदेशी जीन क्रियाविधि का उदाहरण है। इसमें भी कितने बुक्स में आप देख सकते हैं आंसर गलत मारा हुआ है, रिप्रेसेबल, सुधार लेना है। क्या करना है? अनुदेशी जीन की क्रियाविधि। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर। कहता है इसमें से कौन रॉन्ग है। तो देखिए पहला देखते हैं, ये तो भाई साइटोसिन ग्वानिन से जुटेगा, थाइमिन भी एडेनिन से जुटेगा, एडेनिन भी यूरासिल से जुटेगा, लेकिन यूरासिल कभी भी थाइमिन से नहीं जुटेगा, क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा है। जहां थाइमिन है वहां यूरासिल नहीं है, जहां यूरासिल है वहां थाइमिन नहीं है, तो इन दोनों में कभी दोस्ती होने की बात ही नहीं। आंसर इज डी। नेक्स्ट 34 नंबर 34, the concept that chemical evolution took place before organic evolution was given by। कहता है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसने दी। चलिए ये तो बस सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी ओपेरिन और हैलाडेने ने दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होने इन्होंने तो साबित भी किया था, ठीक है, अपने लेबोरेटरी में। वो मिलर एक्सपेरिमेंट वाला पढ़े ना, वो तो कई बार आया भी है, फिगर बना। ये देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और 2019 का यानी 2019 का ये लास्ट क्वेश्चन है। और हमको याद रखना है बैलिस्नेरिया में किस तरह का परागण होता है। पिंड के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, एनिमल के द्वारा होता है। तो बैलिस्नेरिया जल में पाया जाता है, जल में होने वाले पॉलिन को हम लोग हाइड्रोफिली, हाइड्रोफाइलस फ्लावर, या इसको हम लोग वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इज डी। तो आज मैंने 2019 से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं 2019 वाले प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फिर कह रहा हूं देखिए स्टडी तो आप कर ही रहे हैं, इसमें हमको कभी शक है ही नहीं, वो तो बता ही रहा है कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं किसी दीवार को लगातार ठेल रहे हैं, शाम तक कोई बंदा आएगा देखेगा कि अरे दीवार तो तुमसे ठिलाई ना, आपने प्रयास तो काफी किया। तो ये भी देखना है कि रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, नंबर कैसा आएगा। तो हमको स्मार्ट स्टडी करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है। आप अपने अभी से ही कौन चैप्टर कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका समय अब काफी कम हो गया है। इसमें मैं भी हेल्प करूंगा, अभी वीडियो में लाऊंगा कौन चैप्टर पर बायोलॉजी में ज्यादा फोकस देना है, इस चैप्टर को पढ़ के जाना है, कुछ जगह छोड़ के जाना है। क्योंकि ओवरऑल अगर 50% सिलेबस पर भी हमारा पकड़ रहेगा तो हम 100% लिख के आएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पर अगर हमारा पकड़ हो तो बस 7-8 चैप्टर भी अगर हम लोग सही से पकड़ लेते हैं 100% लिख के आए। ठीक है, मैं शॉर्टकट में भी विश्वास नहीं रखता, लेकिन अभी थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट के पैर में आप छत पर से कूदिएगा तो पैर हाथ तो टूट ही सकता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रेटजी को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। एक एग्जॉस्टिव स्टडी को की जगह पे हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे। आप इतने देर जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन में 2020 के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।